नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हमने जो रीतिकाल का अध्ययन कार्य शुरू किया हुआ है उसके ऊपर आज ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैं आपको रीति काव्य का विभाजन यहाँ तक ये शुरू करवा दिया था मैंने, और उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं, यानी जो कवि रीति के बंधनों में बंधे हुए हैं, जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है, वो रीतिबद्ध कवि होते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये कुछ रीतिबद्ध कवियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देवकवि, रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, जान कवि जिसका नाम नियामत खां भी हैं, तोष, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूल्हे, गवाल, प्रताप शाही आदि ये रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को जनभाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी ये हो गए रीतिबद्ध कवि। परिभाषा आपको पता चल गई, जो रीति के बंधनों में बंधे हुए हैं। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया है। यानी रीति सिद्ध कवि कौन से हो गए? जिन कवियों ने रीति ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन रीति की उनको पूरी जानकारी थी, वो रीति का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे, पारंगत थे, और उस जानकारी का पूरा उपयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में किया, वो कहलाए रीति सिद्ध कवि। और इस श्रेणी के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं बिहारी। यानी रीति सिद्ध कवियों में जो प्रतिनिधि कवि हम कह सकते हैं वो बिहारी लाल को कह सकते हैं, और उनका एकमात्र ग्रंथ है जिसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में उन्होंने रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया है। तो बिहारी लाल के अतिरिक्त सेनापति, बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव ये प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि हैं। तो दो श्रेणी हो गई, रीतिबद्ध हमने पढ़ लिया, रीति सिद्ध हमने समझ लिया है। फिर देखिए, जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। तो तीसरी श्रेणी कौन सी होगी? रीति मुक्त की। इसमें कौन से कवि आ गए? वो कवि जो रीति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त थे, यानी उन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि स्वच्छंद गति से यानी अपने हृदय से की वृत्तियों के आधार पर ही प्रेम की पीर को व्यक्त किया, स्वच्छंद थे वो, इसीलिए उनको रीति मुक्त कवि कहा गया है। और इस श्रेणी के जो प्रतिनिधि कवि हम कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हम कहें तो घनानंद हैं। ठीक है, घनानंद के अतिरिक्त जो हैं और भी कवि हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो घनानंद जी हैं। रीतिमुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति, यानी साहित्य में क्रांति हम इस काल को कह सकते हैं इस श्रेणी के कवियों के द्वारा। घनानंद, आलम, शेख, ठाकुर, बुंदेलखंड के ठाकुर थे ये, बुद्धिसेन कहें या बोधा कहें तो हम अक्सर चार का नाम ही लेते हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो शेख कवि का नाम और ध्यान रख लीजिए। ये हो गए हमारे कौन से कवि हो गए हमारे? रीति मुक्त कवि। तो रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। यानी पूरे रीति काल में अगर हम देखें तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन इसकी प्रवृत्ति कहेंगे या विशेषता कह सकते हैं, एक ही बात है। सॉरी। देखिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं रीतिबद्ध काव्य। तो सबसे पहले मैंने आपको रीतिबद्ध के बारे में ही बताया था, तो रीतिबद्ध काव्य हम शुरू कर रहे हैं। विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि चार प्रकार के हैं। सर्वांग निरूपक यानी जिन्होंने काव्य के सभी अंग कहें, जैसे रस भी कहें, अलंकार कहें, छंद कहें, दोष कहें, गुण कहें, ध्वनि कहें, सभी अंगों का निरूपण किया है, वो हो गए सर्वांग निरूपक। दूसरे हो गए जिन्होंने रस के बारे में लिखा, रस निरूपक, अलंकार के बारे में लिखा, अलंकार निरूपक ग्रंथ, और छंद निरूपक। तो चार प्रकार के हो गए रीतिबद्ध कवि विषय की दृष्टि से। चिंतामणि के द्वारा लिखी गई कवि कुल कल्पतरु हैं। देव के द्वारा लिखी गई शब्द रसायन, भिखारीदास के द्वारा लिखी गई काव्य निर्णय, और सोमनाथ कवि के द्वारा लिखी गई रस पीयूष निधि
और जनराज के द्वारा लिखी गई कविता रस विनोद, ये कौन से ग्रंथ हैं? सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। इनमें से अधिकांश ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित हैं। यानी मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव उपयुक्त ग्रंथों पर देखने को मिलता है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख और छंदमाला उल्लेखनीय रचनाएं हैं। रसिक प्रिया संवत 1648 ईस्वी में लिखी गई। देखिए यहाँ पर संवत लिखा हुआ है, अगर हम ईस्वी की बात करें तो ईस्वी हो जाएगी 1591 ईस्वी, क्योंकि संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। आप संवत में से 57 वर्ष कम कर दीजिए, ईस्वी हो जाएगा, ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दीजिए, संवत बन जाएगा। तो 1591 ईस्वी में लिखी गई। इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? श्रृंगार रस का विवेचन करना है। इसमें 16 प्रकाश में बटी हुई है ये। इसके 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस का विवेचन किया हुआ है। 14वें प्रकाश में अन्य रसों का वर्णन है। 15वें प्रकाश में वृत्तियों के बारे में है और अंतिम यानी 16वें प्रकाश में काव्य दोषों पर विचार किया गया है। श्रृंगार रस के साथ साथ नायिका भेद का भी उल्लेख इस रचना में देखने को मिलता है। उसके पश्चात है कवि प्रिया। केशवदास की कवि प्रिया संवत 1658 ईस्वी में और संवत 1658 में लिखी गई और ईस्वी के हिसाब से कहें तो ये 1601 ईस्वी में लिखी गई रचना है। इसका उद्देश्य क्या है? पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कवि प्रिया की रचना केशवदास ने, जो उनके आश्रयदाता राजा थे, राजा इंद्रजीत सिंह, उनकी एक राज नर्तकी थी राय प्रवीण, उसको काव्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से इस रचना को लिखा गया था। और इस रचना में भी 16 प्रकाश हैं। इस ग्रंथ में कवि शिक्षा, काव्य दोष, अलंकार निरूपण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है। केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता लिखी और वीर गाथा की परंपरा में अगर हम कहें तो उन्होंने वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका ये 2 लिखे। और प्रबंध काव्य की परंपरा में अगर हम कहें तो रामचंद्रिका की रचना उन्होंने की। देखिए, केशव को जिस ग्रंथ से सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी वो ग्रंथ है रामचंद्रिका। इसमें क्या है? राम कथा पर लिखा गया ये एक महाकाव्य है। ठीक है। और केशव के बारे में अक्सर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि केशव के जो आध्यात्मिक विचार थे, जो केशव के दार्शनिक विचार थे, कह सकते हैं, वो उनकी कौन सी पुस्तक में है? तो उसका आंसर है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसमें केशवदास के दार्शनिक विचार इसके अंदर शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, केशव के बारे में एक बात आपको मैं और बता दूं कि केशवदास ने अपनी कविता में चमत्कार प्रदर्शन पर ध्यान दिया, अलंकरण, उसको सजावट पर ध्यान दिया, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण कहते हैं कि उनकी भाषा में क्लिष्टता आ गई थी और इसी कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। उसके पश्चात चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिसमें काव्य भेद, काव्य के लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण यानी परिभाषाएं दोहा सोरठा छंद में दी गई हैं और उनके उदाहरण कवित सवैया छंद में दिए गए हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने मम्मट का अनुसरण किया है, यानी मम्मट का काव्य प्रकाश है उसके आधार पर लिखे हैं। चिंतामणि की रचना रस विलास में रस का विवेचन किया गया है। इस पर भानुदत्त की रसमंजरी एवं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव भी देखा जा सकता है। चिंतामणि कृत छंद विचार में प्राकृत पैंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख मिलता है। चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी, जो इन्होंने श्रृंगार मंजरी लिखी, वो नायिका भेद का सुंदर उदाहरण है, विशद ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है और इस पर भानुदत्त की रस मंजरी का प्रभाव है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का। तो रस रहस्य
चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु के समान ही सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। दोनों कौन से ग्रंथ हैं? रस रहस्य भी और कवि कुल कल्पतरु, ये दोनों के दोनों ग्रंथ सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। और यह 8 वृत्तांतों में, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार रुक जाइए, यह 8 वृत्तांतों में विभक्त है। यह दोनों नहीं, केवल हम कुलपति मिश्र के रस रहस्य की बात कर रहे हैं। तो रस रहस्य 8 वृत्तांतों में विभक्त हैं। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन इसमें किया गया है। क्योंकि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है तो सभी का वर्णन इसमें है। कुलपति मिश्र के द्वारा जो रस रहस्य लिखा गया उस पर मम्मट के काव्य प्रकाश का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का और केशव की रसिक प्रिया का प्रभाव भी है रस रहस्य पर। उसके पश्चात देखिए आगे वर्णन है देव कवि का। कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त था। हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि हैं। देखिए देव कवि के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म तो हुआ था सन 1673 ईस्वी में। इनके बारे में एक ये खास बात है कि अनेक राजा रजवाड़ों के आश्रय में ये रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको कोई भी अच्छा आश्रयदाता नहीं मिल पाया था, कोई उदार राजा इनको नहीं मिला जहाँ पर ये एक जगह पर टिक कर रह पाते। इसीलिए अच्छा आश्रयदाता न मिलने की वजह से इनको अपना आश्रयदाता समय समय पर बदलना पड़ा। तो देव कवि बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे। देव कवि ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया। ठीक है, उन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 मानी। वैसे संचारी भाव कितने होते हैं? 33। संख्या में कितने होते हैं? 33, लेकिन इन्होंने 34 मानी है। जो 34वां संचारी भाव इन्होंने बताया वो कौन सा है? छल। छल नामक संचारी भाव को इन्होंने कहा है कि एक नया संचारी भाव है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छल नामक जो संचारी भाव हैं वो अवहित्था भी एक संचारी भाव है। अब इनके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में ही बताऊंगी। अवहित्था एक संचारी भाव है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छल का समाहार यानी अवहित्था में ही हो जाता है, अवहित्था में ही छल आ जाता है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देव कवि के बारे में आ जाए कि इन्होंने जो संचारी भाव नया माना है वो कौन सा है? तो उसका नाम है छल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसको अलग की बजाय छल का समाहार अवहित्था में ही हो जाता है। तात्पर्य वृत्ति की एक विशेष रूप से चर्चा की है इन्होंने और कुछ नवीन छंदों का आविष्कार भी देव कवि ने किया है। देव की सर्वश्रेष्ठ कृति है भाव विलास। एक मिनट। देव की सर्वश्रेष्ठ कृति है भाव विलास। इसमें भाव, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन किया गया है। देखिए भाव विलास जो रचना है देव कवि ने औरंगजेब का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था आजम शाह को सुनाई थी उन्होंने ये रचना अपनी। क्योंकि आजम शाह जो है वो हिंदी कविता के प्रेमी थे, हिंदी कविता से प्रेम करते थे। तो देव कवि ने अपनी ये रचना औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। देवकृत शब्द रसायन कहे या इसको काव्य रसायन कह सकते हैं। इसमें ध्वनि के साथ रस, गुण, अलंकार और छंदों का भी विवेचन किया गया है। इसमें आगे देखिए, इसमें त्रिविध 3 प्रकार की शब्द शक्तियों के साथ साथ तात्पर्य वृत्ति का भी उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है। देवकृत जाति विलास, देव की रचना कौन सी है कि जाति विलास। इसमें अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन पाया जाता है। देवकृत राग रत्नाकर जो रचना है वो संगीत विषयक एक लक्षण ग्रंथ है, संगीत के बारे में है। देवकृत प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्म्य और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए प्रेम चंद्रिका जो रचना है वो देव कवि ने अपने राजा उद्योत सिंह वैस के लिए लिखी थी। जब ये उद्योत सिंह वैस के दरबार में रहते थे, उनके आश्रय में रहते थे, तो वहाँ पर उनके लिए इन्होंने प्रेम चंद्रिका की रचना की थी, राजा उद्योत सिंह वैस। ठीक है। देवकृत देवशतक कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व और प्रेम के महात्म्य का
वर्णन इसमें हमें मिलता है। उसके पश्चात देव ने देव चरित्र लिखी, जिसमें कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है ये। देव कवि का नाटक, ये देव कवि की रचना है देव माया प्रपंच, एक संस्कृत का नाटक है प्रबंध चंद्रोदय। उस संस्कृत के नाटक का पद्य अनुवाद है ये, ठीक है। संस्कृत के नाटक का पद्य में अनुवाद किया है देव माया प्रपंच नाम से देव कवि ने। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है, ठीक है। यहाँ तक हम अभी तक देव के बारे में ही पढ़ रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि अनेक राजा रजवाड़ों के आश्रय में ही रहे। जैसे इनकी एक और रचना जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, भवानी विलास है, वो भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखा गया था, ठीक है। एक इन्होंने कुशल विलास लिखी थी, वो फफुंद रियासत के राजा थे कुशल सिंह, उसके नाम पर लिखी थी, ठीक है। एक रस विलास है जो राजा भोगीलाल के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखी थी। तो इस प्रकार देव कवि अनेक राजाओं के उसमें रहे। तो देव के बाद आगे जो वर्णन हमें मिल रहा है वो है, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, आपको आराम से दिख जाएगा। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है, ठीक है। भिखारीदास कृत रस सारांश किसकी रचना है? भिखारीदास की है। रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है, इसमें रस का विवेचन किया गया है। इसमें रस के अंगों और नायक नायिका भेद का वर्णन भी किया गया है। भिखारीदास का जो ग्रंथ है काव्य निर्णय, वो सर्वांग निरूपक काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य के कारण, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, तुक, गुण, दोष आदि का वर्णन किया गया है। भिखारीदास की एक और रचना है छंदोर्णव पिंगल, ठीक है। इसके 15 तरंगों में मात्रिक और वार्णिक छंदों का परिचय दिया गया है। इससे पूर्व हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं किया गया। किससे पूर्व? छंदोर्णव पिंगल से पूर्व, जो किसकी रचना है? भिखारीदास की रचना है। उसके बाद है गवाल कवि का सर्व प्रमुख ग्रंथ है साहित्यानंद। यह 2443 छंदों की एक विशालकाय रचना है। इसमें काव्य के लक्षण, भेद, स्वरूप, हेतु, प्रयोजन, छंद, रस, गुण, रीति, दोष, अलंकार आदि सभी काव्यांगों पर विचार किया गया है। गवाल कवि में कवि पक्ष की अपेक्षा आचार्य पक्ष की प्रधानता है। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ रस विवेचन संबंधी लिखे गए हैं। रसों में भी श्रृंगार रस मुख्य रूप से अपनाया गया है। इसी के अंतर्गत नायक नायिका का वर्गीकरण और विश्लेषण किया गया है। सैयद गुलाम नबी रसलीन, देखिए रसलीन अगर उपनाम आ जाए तो एक इसका पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी, या सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? रसलीन। इसके द्वारा लिखा गया अंग दर्पण में नखशिख वर्णन है और इस ग्रंथ का एक प्रसिद्ध दोहा है, बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अमिये हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। तो ये रसलीन का है अंग दर्पण में। रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस प्रबोध, संवत 1798 ईस्वी, बोल दिया मैंने, संवत 1798। इसमें 1117 दोहा छंदों में सभी रसों के अतिरिक्त, ठीक है, 8, अब मैंने आज की वीडियो में यहाँ तक ही लिया है। तो ये इतना पोर्शन जो है मैं आपको अगले वीडियो से पढ़ाना शुरू करूँगी रसलीन के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इसको समझने में या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कृपया मैसेज लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें। अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। एक बार फिर से पुनः आपका धन्यवाद।